हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम लास्ट क्लास से अपनी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुप्ताज़ के बाद हर्षवर्धन जो है वो कन्नौज की गद्दी पे बैठ चुके हैं और अब कन्नौज से हिमाचल या फिर हिल स्टेट के जितने भी राजे हैं उनकी जो डेस्टिनी है वो डिसाइड की जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे हिल के जो जितने भी चीफ्स थे वो क्या है करते हैं, वो अपना ट्रिब्यूट कहीं ना कहीं कन्नौज को पे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। हर्षवर्धन जो है वो एक वैक्यूम सा क्रिएट कर जाता है। जैसे ही हर्षवर्धन आज की इस क्लास में बेसिकली हम पढ़ेंगे, उसको देख लेते हैं। हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और अर्ली मॉडर्न तक जाएंगे आज की क्लास में। हम 647 एडी से स्टार्ट करके 783 एडी तक जाएंगे, जब हिमाचल में सिखों की एंट्री होती है। उस टाइम फ्रेम को आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये दोस्तों एरा किस तरह का था, इसमें हर्षा से पहले एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ था और बाद में जाकर के आज की क्लास में मैं आपको सिख पर जाकर के कंक्लूड करूँगा। हालांकि थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा कि डिस्कस क्या किया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें क्लास में, हम इसको आराम आराम से करके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखो डायनेमिक्स क्या थे उस समय की। हाईलैंड जो थे वो आइसोलेशन में थे, जो हमारे हिमाचल के ऊंचे पहाड़ थे वो आइसोलेशन में थे। कहीं ना कहीं हिमालयन स्टेट होने की वजह से ही वो सेंट्रल के अटैक से बहुत लंबे समय तक प्रोन रहे, बचे रहे। फिर वो अटैक से बचे रहे। और आपके पास प्लेन में जो इम्पीरियलिज्म उस समय चला हुआ था, चाहे प्लेन में आपकी दिल्ली सल्तनत बैठी थी, ठीक है, और भी बड़े सारे किंग्स जो थे प्लेन से डायरेक्ट रूल करना चाहते थे कांगड़ा को। और अब देखना आप किस तरह से स्ट्रगल स्टार्ट होता है आपका कांगड़ा की सत्ता को हथियाने के लिए। ठीक है जी। और वैसे कहा मैंने कि अगर तुमने हिमाचल को या पहाड़ों को जीतना है तो कांगड़ा तुमको एक इनाम के तौर पे दिखता था हमेशा से। अगर तुमने अच्छे से लड़ाई लड़ी और हिमाचल या हिल को जीतने की कोशिश की, तो जिसने कांगड़ा को सीज़ कर लिया उसने पूरे पहाड़ों को कहीं ना कहीं अपने अंदर अधीन कर लिया। लेकिन क्या मुगलों के लिए इतनी आसान थी लड़ाई? नहीं दोस्तों, मुगलों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा। बाद में बताऊंगा कि लगभग 14 महीने की सीज़ पे बैठे रहे और 1620 में जाकर के मुगल जो हैं फाइनली वो एंटर करते हैं कांगड़ा फोर्ट में। लेकिन कहानी उससे बहुत समय पहले से स्टार्ट हो जाती है। अकबर के टाइम से वो चाहते थे कि वो एंटर कर जाएं कांगड़ा फोर्ट में, लेकिन इतना आसान नहीं था। जैसे तुमसे मैंने बताया, वो जहांगीर के टाइम पे ही फाइनली जो है वो अपने कांगड़ा फोर्ट में एंटर कर पाते हैं। अब यहाँ तक की कहानी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हल्का सा ओवरव्यू वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ लास्ट क्लास में छोड़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि पोस्ट हर्षा वैक्यूम ड्रॉज कश्मीरी एग्रेशन। जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होती है दोस्तों, हर्षवर्धन जैसे ही कमज़ोर पड़ता है तो आपके ये ट्रिगर हो गया कि ब्रह्मपुर हो गया, ये सारा हिमाचल का एरिया कहीं ना कहीं एक आज़ादी जो है वो फील करता है हर्षवर्धन के मरने के बाद। लेकिन क्या ये आज़ादी बहुत लंबे समय के लिए थी? नहीं। एक बगल में ही हिमाचल के एक स्टेट बैठा जिसका नाम कश्मीर। ये दोस्तों ये कश्मीर क्या करता है, पहले तो हर्ष के साथ कहीं ना कहीं इंडल्ज था ये, ठीक है, लड़ाई में। और बाद में जाकर के हर्षवर्धन के मरने के बाद और किंग रहे, जैसे कि किंग यशोवर्मन था। ठीक है जी। और साथ साथ में आपके ये किंग है कश्मीर का ललित आदित्य। तो कश्मीर का किंग जो है ललित आदित्य, हर्षवर्धन के मरने के बाद जो किंग बैठता है यशोवर्मन, इसके साथ लड़ाई में इंडल्ज रहता है। क्लियर हुआ? तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ललित आदित्य ने क्या किया, इसको हराया। ठीक है, हराने के बाद अगर ललित आदित्य ने इसको हराया तो इनाम के तौर पे जो चंबा है, जो आज का ब्रह्मपुर है, ब्रह्मौर और ट्रिगर तो जो है ये अब क्या करेंगे, अब किसके अधीन चले जाएंगे? डायरेक्ट कश्मीर के राजा के अधीन। तो थोड़े टाइम के लिए ये कहीं ना कहीं कश्मीर के अधीन अधीन रहे इनिशियल फेज में। ठीक है जी। अब टाइम फ्रेम याद रखना, 647 में हर्ष जो है वो मरते हैं। उसके बाद जो है एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है। उस वैक्यूम के दौरान ही कश्मीर की नज़र पड़ती है कहाँ पे? इस रीजन में। और कश्मीर का राजा जो था वो ललित आदित्य क्या करता है, वो कोशिश करता है कि वो यशावर्मन को हरा दे और इस रीजन को जीत ले, और वो कामयाब भी रहे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस जो है वो त्रिगर्त में और चंबा में कुछ समय के लिए एस्टेब्लिश किया कश्मीर के द्वारा। तो पहला अटैक क्या सेंटर से हुआ था, इधर से आया? नहीं दोस्तों, पहला अटैक जो था वो इस समय हम देख रहे हैं कि वो कश्मीर से ही, जो खुद एक नॉर्थ इंडिया में स्थित एक स्टेट है, उसी से हुआ। कहाँ पे? हिमाचल के इन दो प्लेसेस पे। अब धीरे धीरे बात जो है वो आगे बढ़ती है। कश्मीर इतना हद तक कंट्रोल नहीं कर पाया था अभी तक। तो ठीक है, कश्मीर का कंट्रोल तुम समझ गए। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं और हम कन्नौज में इस समय क्या चल रहा है उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्नौज पे जो बैठेगा वही आपके पहाड़ों को भी गवर्न करेगा। तो कन्नौज की जो सत्ता थी दोस्तों, उसके उसके लिए तीन पार्टीज़ के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई। सबसे पहले थे आपके प्रतिहाराज, उसके बाद थे आपके और राष्ट्रकूट, ये दक्षिण से आए। और सेंट्रल में से आपके पास प्रतिहाराज थे और ईस्टर्न साइड से, जो बंगाल वाली साइड से, वहाँ से आए पाल। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे थे, ये कन्नौज को जीतने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ मैंने कहा जो कन्नौज पे बैठेगा वो ही हिल
जो पहाड़ों को है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता था। तो इन्होंने सबने लड़ाई लड़ी। इसमें से आपके पास याद रखना, और इसी के बीच मैंने तुमको कहा था कि इसी के बीच में क्या हुआ था कि कश्मीर का राजा देखो, शंकर वर्मा कश्मीर लॉन्चा न्यू एक्सपेडिशन, और इसने त्रिगर्त के राजा पृथ्वी चंद को इसी टाइम पे, ये कश्मीर का राजा तो था, इनका रिटर्न हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे तो प्रतिहारा कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनका कंट्रोल नहीं रहता, और बाद में जाकर कश्मीर फिर से रिटर्न करता है, फिर से वापस आता है पहाड़ों में, यूं कहीं कि कांगड़ा में। और कांगड़ा का राजा उस समय था पृथ्वीचंद, और पृथ्वीचंद जो था उसको अपोज करता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो टेम्परेली जो था त्रिगर्त, जो आपका कांगड़ा है मॉडर्न डे, वो कश्मीर के अधीन चला जाता है। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। अब तुम देखोगे यार, मैंने कल की क्लास में तुमसे कहा था कि चंबा, आपके पास बुशहर, और त्रिगर्त, और आपके पास कुलित, ये चार जो थी रियासतें धीरे धीरे उभरी थी। इसके अलावा अब हिमाचल में जो था, और भी बहुत सी रियासतें हिमाचल में एंटर करने वाली थी। ज़्यादातर दोस्तों ये वो लोग थे जो सेंट्रल इंडिया से हिमाचल की ओर मूव करेंगे, और ऐसे जो मेन डायनेस्टी दोस्तों, ये सारे थे राजपूत डायनेस्टीज़, ठीक है। बहुत से इसमें थे राजपूत से। राजपूत जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो हिमाचल में एंटर करना स्टार्ट किया, और हिमाचल में जैसे ही राजपूत एंटर करेंगे, सारे बाहर से एंटर करेंगे, और हिमाचल में आकर के अपने लिए एक टेरिटरी एस्टेब्लिश करेंगे इंडिपेंडेंट तौर पे, जिसको वो रूल कर सकें। इसी कड़ी में अगर तुम देखोगे तो आपके लिए सबसे पहले देखो, इसमें आपके पास क्या है, 900 एडी के आसपास बीर चंद जो हैं ये आते हैं, और बिलासपुर जो मॉडर्न डे बिलासपुर है, जिसको उस समय तो कहलूर कहते थे, उसकी स्थापना करते हैं, ठीक है जी। और उसी के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो तुम देखोगे कि आपके जेठपाल जो है वो तोमर राजा हैं। ये नूरपुर जो मॉडर्न डे नूरपुर है, उस समय तो पठानकोट में जाकर के अपनी सत्ता जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो देखो, नूरपुर की स्थापना होगी, बिलासपुर की स्थापना होगी, लेकिन सारे लोग बाहरी हैं ये, ठीक है, बाहर से आए हुए हैं, मूव करके आए हुए हैं। उसके बाद अगला आता है आपके पास अजय चंद। अजय चंद जो ये नालागढ़, जिसको हिंदूर कहते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। और उसी के साथ साथ आप सुभंस प्रकाश को देखेंगे, सिरमौर की स्थापना करेंगे। एक ब्राह्मण जो हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल को स्थापना करते हुए देखने को मिलेंगे, और एक गिरिसेन, ये सारे क्योंतल की स्थापना करेंगे। कहीं ना कहीं इनमें से बहुत से लोग आपस में ही जो थे, ये ऐसे ये खुद आपके पास कहाँ से थे, खिंदूर से, कहलूर के थे सारे, है ना। ये सारे राजा क्या करते हैं, हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपने लिए एक अलग स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं। इसी को तुम ध्यान से देखोगे तो राजपूत जो उस समय मैंने कहा सारे जो स्टेट्स हैं वो राजपूत के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है। ये राजपूत माइग्रेंट्स थे सारे, ठीक है। क्योंकि जब प्लेन्स में बाहर से अटैक होते हैं, तो यहाँ से प्लेन्स में जो हारता है, ठीक है, वो क्या करता है, मूव कर जाता है ऊपर की तरफ को, और अपने लिए नई स्टेट जो है वो है कहाँ पे, हिमाचल में, ठीक है, हिल्स में आकर के अपने लिए एक नई स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, और दोस्तों अब आपके जो कांगड़ा है उस पर भारी ताकतें जो अटैक करना स्टार्ट कर देंगी। सबसे पहले जो भारी ताकत अटैक करती है कांगड़ा पे, वो होता है साल 1980 में। और उस समय महमूद गजनवी जो था, ये हिमाचल में यूँ कहे कि कांगड़ा में प्रिसाइजली अटैक करता है, और नगरकोट में भारी मात्रा में लूटपाट मचाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मुस्लिम पेनिट्रेशन जो थी हमको देखने को मिलती है कांगड़ा फोर्ट में, ठीक है जी। यूँ कहें कि कांगड़ा में, ठीक है, ज्वाला जी के आसपास कांगड़ा में इस एरिया को ये प्लंडर करता है बहुत हद तक। उसके बाद अगला नेक्स्ट भी उसके बाद आता है, देखो अब इसके अधीन चला जाएगा आपका कांगड़ा। तो इसको दोबारा से रिक्लेम करते हैं आपके तोमर राजा, ठीक है। दिल्ली के तोमर राजा जो है 1048 में आकर के दोबारा से जो है वो इसको रिकैप्चर करते हैं आपके कांगड़ा फोर्ट को। अब कांगड़ा फोर्ट जो है वो एमर्ज करता है एक डेफिनेट सिंबल, ये एक डेफिनेट आपके पास नेटिव सिंबल है दोस्तों, जो कि आपके पहाड़ों की सॉवर्निटी को दर्शाता है। मैंने पहले भी कहा था, जिसने कांगड़ा फोर्ट जीता उसने कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ों को अपने अधीन करने की बेसिकली अधीन कर लिया। तो यही इसी कड़ी में जितनी भी सेंट्रल पावर्स होंगी वो कहीं ना कहीं कांगड़ा को अपने अधीन करने की कोशिश करेंगे। अब हल्का सा डायनामिक्स कांगड़ा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कि कांगड़ा में उस समय चल क्या रहा था। देखो, कांगड़ा जो था वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करता है। कांगड़ा जो था उस दो हिस्से में टूटता है। एक टूटता है वो जसवा 1170 एडी में। पूर्वचंद जो था कांगड़ा का राजा, एक कांगड़ा का राजा था, राजकुमार था बेसिकली, ये क्या करता है अपने लिए जसवा में जाकर के बस जाता है, और कांगड़ा से निकल करके एक अलग स्टेट बनाता है जसवा। कि सारी कांगड़ा की क्या है, ऑफ सूट है। कांगड़ा को तुम एक ऐसा पेड़ मानो, और ये सारी उसकी टहनियाँ हैं। और एक अलग टहनी निकलती है कांगड़ा से, गुलेर। गुलेर की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गुलेर का जो एक्चुअल में गुलेर की फाउंडेशन जिस राजा ने की, वो कांगड़ा का ही राजा था, ये तो तुमको पता है। कांगड़ा का राजा जो था हरिचंद, वो शिकार के लिए हरिपुर गुलेर की तरफ को जाते हैं, और वहाँ पे एक कुएं में गिर जाते हैं। और बेसिकली कुएं में गिरते हैं तो उनके साथ जो उनके सेनापति होते हैं, या जो भी उनकी आर्मी होती है, वो उनको मान लेती है कि वो मर गए हैं। तो 22 दिन तक वो उस कुएं में रहते हैं, और 22वें दिन जा कर के एक
मर्चेंट जो उस एरिया से गुजर रहा था वो उनकी आवाज़ सुनता है, उनको बाहर निकालता है। जब वो कांगड़ा वापस आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनकी रानियाँ जो थी वो सती हो चुकी हैं और उनके भाई को, करमचंद को, जो है वो राजा बना दिया गया है। अब ये क्या करते हैं, उस सत्ता को दोबारा नहीं लेते हैं क्योंकि रानियाँ सती हो चुकी हैं, उसमें कांगड़ा में बैठ कर के इनको अच्छा नहीं लगता। सी फाइनली मूव टू हरिपुर गुलेर। तो हरिपुर गुलेर में जाकर के ये अपने लिए अलग से एक स्टेट बनाते हैं और उसको कहते हैं गुलेर। तो गुलेर से बाद में जाकर के क्या निकलती है, सिब्बा। सिब्बा को आपके पास, सिब्बा के बाद एक और ऑफशोर निकलता है कांगड़ा का, वो होता है दत्तारपुर। तो कांगड़ा से देखो, जसवा निकली, गुलेर निकली, सिब्बा निकली और दत्तारपुर निकली। तो ये सारी स्टेट्स कहीं ना कहीं कहाँ से निकली, कांगड़ा से निकली। तो कांगड़ा के डायनेमिक्स थोड़े से यहाँ से याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। उसी के साथ साथ मंडी, जो सुकेत है दोस्तों, उससे निकलती है मंडी। तो सुकेत जो था उससे मंडी निकलती है, उसके संस्थापक थे बाहू सेन। ठीक है जी। और ये जो बेसिकली क्या करते हैं, मंडी, जो मॉडर्न मंडी स्टेट है उसके एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सुकेत का ही ऑफशूट है। तो ये ऑफशूट थी। देखो यार, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम आ गई, राजा को एक भाई भाई में क्लेश हो गया या फिर कुछ भी इनको लग रहा है, तो ये फाइनली मूव करके अपने अलग स्टेट जो है वो निकाल लेते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव, जो अगला इन्वेजन आता है मुस्लिम का, आता है वो तुगलक डायनेस्टी से। देखो दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली में कौन बैठे हैं, तुगलक डायनेस्टी दिल्ली में रूल कर रही है। तो तुगलक चाहेंगे कि वो भी कांगड़ा की तरफ देखें और कांगड़ा को अपने अधीन करने की कोशिश करें। इसी कड़ी में साल आता है 1337। मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक टारगेट लॉन्च करता है कि वो क्या करता है, वो नगरकोट को अपने अधीन लाने की कोशिश करता है। उस समय नगरकोट का राजा था पृथ्वीचंद। ठीक है जी। उसी के साथ साथ धीरे धीरे आगे जाओगे तो आपका साल आता है 1360 और 1361। अब उस समय जो कांगड़ा का राजा, उसका नाम है रूपचंद। अब रूपचंद क्या करता है दोस्तों, वो कांगड़ा का राजा तो है लेकिन वो थोड़ा सा राउडी टाइप का राजा है। ये क्या करता है, दिल्ली तक जो है वो लूटपाट मचाता है, मैदानों तक जाकर के लूटपाट करता है और फिर वापस अपने कांगड़ा आ जाता है। ये खबर कहीं ना कहीं जो इसकी खबर है, ये जो है तुगलक डायनेस्टी में जो रूल कर रहे हैं राजा, उनके पास जाती है। वो फाइनली वो बदला लेने के लिए इनके पास आते हैं। ठीक है जी। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि साल 1361 में जो फिरोज शाह तुगलक है वो मार्च करते हैं नगरकोट को अपने अधीन लेने के लिए। और इसी कड़ी में तुम देखोगे कि इसी दौरान जो है वो आपके ज्वाला जी में जो लगभग आपके पास 1300 संस्कृत के लिटरेचर जो बुक्स थी, उसको ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन में। ठीक है। और ताकि ये पढ़ सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उस समय की घटना है जो तुगलक के टाइम पे हिमाचल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है जी। इजुद्दीन खालिद खानी उसको ट्रांसलेट करते हैं और ताकि ये वो लिटरेचर को पढ़ सकें। चलिए जी। अगला आता है आपके पास, एक अलग अटैक आता है 1398 में, और ये अटैक करते हैं तैमूर। उस समय तैमूर जो है वो पूरी दुनिया को प्लंडर करते हुए इंडिया में आते हैं। और इंडिया में आते हुए दोस्तों वो क्या करते हैं, वो हिमाचल में भी एंटर करते हैं और क्यारदा दून से होकर के, ठीक है, सिरमौर से नीचे से होकर के वो आपके सिरमौर के आसपास से नालागढ़ के आसपास पहुंचते हैं। तो नालागढ़ का राजा जो था वो थोड़ा सा चालाकी से बेसिकली यूँ कहें कि वो थोड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं। ठीक है। और वो तैमूर की सेना के लिए खाना वगैरह ले जाते हैं और उनका अच्छे से उनका रहने सहने का व्यवस्था कर देते हैं और इससे वो खुश हो जाता है तैमूर। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो हिंदूर हिंदूर जो हिंदूर जो है बेसिकली, उसको नालागढ़ को बेसिकली वो प्लंडर करने से मना करता है बेसिकली। ठीक है, अब तुम हेल्प करोगे ओबियसली यार। ठीक है। तो वो क्या करता है, उनको थोड़ा सा छोड़ देता है। तो राजा का नाम याद पूछा जाता है, जब तैमूर ने अटैक किया तो हिंदूर का राजा कौन था, आलमचंद। तो ये बात तुमने याद रखनी है। आलमचंद जो था स्मार्टली प्ले करता है और फिर वो अपनी स्टेट को इस इन्वेजन से बचा लेता है। बस यही कहानी थी, वो लूटता है, वो चला जाता है। अब फिर कहानी पे वापस लौटते हैं और वापस भी हमारे पास अब जो एक्टर्स आते हैं मेल, वो है आपके पास अकबर। अब अकबर गद्दी पे बैठ चुके हैं, उनको चाहिए क्या, कांगड़ा। अब कांगड़ा लेने के लिए अकबर क्या करते हैं, कांगड़ा में अपनी टैक्स इम्पोज करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो राजा हैं, राजा बेसिकली क्या करते हैं, ये डायरेक्टली उनको अपने अधीन लेते हैं और अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सनेशन के लिए टोडरमल जो था इनका रेवेन्यू मिनिस्टर था, इसको भेजते हैं और कहते हैं कि बीरबल के लिए ना तुम जो कांगड़ा के ऊपर रिल्लू, ये चढ़ी घरों का एरिया जो, इसको वहाँ से लेकर के हमारे अधीन कर दो। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उस कड़ी में जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे 1573 की ये बात है, अब कांगड़ा में अगर मुगल इंटरफेयर करेंगे तो कांगड़ा का राजा जो थे वो क्या करते हैं, वो एक संगठन बनाते हैं जिस संगठन का काम यही था कि वो मुगल के विरुद्ध जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। तो इसी को लीड करते हैं बिधिचंद। जब कांगड़ा के राजा बिधिचंद जो था, अगर वो रिवॉल्ट करेगा तो अब कांगड़ा अगर रिवॉल्ट आएगा ना तो उसको सरप्रेस करने के लिए फिर क्या करेंगे, मुगल्स अपने किसी बंदे को भेजेंगे। तो ये भेजते हैं किसको, मुगल जनरल को भेजते हैं, जैन खान कोका को डिस्पैच करते हैं ताकि वो इस विद्रोह को दबा सके। अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है कांगड़ा फोर्ट। दोस्तों ये कांगड़ा को तो ये देखो रिल्लू चढ़ी घरों का एरिया तो ये बेसिकली लेते हैं, लेकिन कांगड़ा फोर्ट अभी तक जीता नहीं होता इन लोगों ने। ठीक है। तो अकबर के बाद जहांगीर जो है वो कांगड़ा फोर्ट में बैठते हैं, सॉरी गद्दी पे बैठते हैं मुगल की,
और उनका भी एक पर्पस यही रहता है कि मुझे क्या करना है, कांगड़ा फोर्ट जीतना है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जहांगीर के टाइम पे बेसिकली कांगड़ा का फोर्ट जो था, कांगड़ा का किला जो था, वो मुगल जीतते हैं जब जहांगीर राजा बनता है। और साल था आपका नवंबर 16 और 1620। इसी दिन ये लोग क्या करते हैं, कांगड़ा के फोर्ट को एक्चुअल में जीतते हैं मुगल। ठीक है, अब इनका जो है यहाँ पे बेसिकली अब जो जाकर के मुगल का क्या कहते हैं उसे, गवर्नर जो था वो बैठेगा यहाँ जाकर कांगड़ा फोर्ट में। इससे पहले कांगड़ा फोर्ट इनके अधीन था ही नहीं। क्लियर हुआ? 14 महीने, मतलब एग्जॉस्टिंग 14 महीने तक ही लड़ते रहे, तब जाकर के इनको किया। और इसको जीतने में कहीं ना कहीं हेल्प की थी नूरपुर के राजा ने। हालांकि पहले नूरपुर के राजा ने इनका विद्रोह किया बहुत लंबे टाइम पे, ठीक है, वो नूरपुर की हिस्ट्री में हम इन डेप्थ देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नूरपुर ने हेल्प की थी, और बाद में जाकर के फिर इनको जितवा दिया गया था ये जो फोर्ट था। और जहांगीर खुद अपने पास 1622 में जहांगीर जो है वो कांगड़ा फोर्ट भी आया था। ठीक है, वो डेट भी याद रखनी है। चलिए जी, नेक्स्ट याद रखना तुम फ्रिक्शन। देखो ये किस तरह की सेंचुरी ओल्ड फ्रिक्शन थी मुगल और हिमाचल के राजाओं के बीच में जो लड़ाइयाँ थी वो किस तरह की थी, इसका एक टाइमलाइन से है, इसको देखना तुम। अकबर के टाइम पे कांगड़ा का राजा बिधिचंद रिवॉल्ट करता है। ठीक है, और इस बिधिचंद के रिवॉल्ट को क्रश किया जाता है जैन खान कोका के द्वारा। उसी के साथ जहांगीर जो है, जो राजा बनता है तो कांगड़ा फोर्ट में, अब देखो 14 महीने तक वो कांगड़ा फोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं। फाइनली वो क्या करते हैं, 1620 में कांगड़ा फोर्ट को जीतते हैं। उसका शाहजहाँ राजगद्दी बैठे हैं उस समय, राजा जगत सिंह ये नूरपुर के राजा है, राजरूप ये राजा, दो राजा जो है वो इसके विद्रोह करते हैं। और 1641 और 42 में एक मेजर रिवॉल्ट होता है। बाद में जाकर के इसको भी सरफेस किया जाता है बाय इंपीरियल फोर्सेस। इंपीरियल फोर्सेस बोले तो मुगल्स के द्वारा ये भी सरफेस कर दिया जाता है। बात आती है औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो करता है ये थोड़ा सा रेडिकल, कहेंगे इसको फैनेटिक है ना, थोड़ा सा धार्मिक था ये बहुत ज़्यादा, है ना, कट्टर कट्टर था धर्म के प्रति। तो ये राजा चतर सिंह जो था चंबा का, उसको ऑर्डर करता है कि तू अपने यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को गिरा दे। तो ये ऑर्डर आता है 1678 में कि मंदिरों को तोड़ दे करके। लेकिन जो चतर सिंह है ये इसके विरुद्ध जा करके उल्टा मंदिरों को सजाने का काम करता है, उनको डेकोरेट करता है। ठीक है, और और ये जो है वो डेकोरेशन करता है बेसिकली। तो ये पेपर में पूछा जाता है ये चंबा का वो कौन सा राजा था जिसने मुगल किंग औरंगजेब का जो फरमान था उसको ठुकरा दिया। अब जैसे ही औरंगजेब गद्दी से हटता है या औरंगजेब की डेथ होती है, आपके मुगल जो हैं वो लेटर मुगल्स वीक होना स्टार्ट होते हैं। और ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा कि अब जितने भी इनके अधीन पहाड़ों के राजा होंगे वो कहीं ना कहीं खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए जी, इसी कड़ी में क्या होता है कि इसी कड़ी में देखो मुगल से वीक हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये तो बाहर से भी अटैक होंगे। हाँ जी, तो बाहर से अटैक हो नादिर शाह का। नादिर शाह ने इन्वेड किया 1739 में, और एक बहुत सा कई बेसिकली केयोटिक सी कंडीशन क्रिएट होगी यहाँ पे, अराजकता सी फैल गई हिल स्टेट में। अब इन सबको क्या एक मौका मिल गया, क्योंकि मुगल्स जो थे वो अब नादिर शाह के साथ लड़ाई में गेंज हो गए, तो ये लोग जो थे वो आसानी से क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1747। अब देखो मुगल गवर्नर जो अदीना बेग था वो एक कोशिश करता है फिर से, क्या है कि वो ये जो पहाड़ी रियासतें हैं इनको अपने अधीन करने की कोशिश, पर अब टू लेट ऑलरेडी, है ना, बहुत लेट हो चुका है अब इनके लिए। अब जो है वो एक टेक्टोनिक शिफ्ट होता है 1752 के आसपास। तो आपके जो अफ़गान थे दुरानी, वो भी पंजाब, ठीक है, उस समय जो पंजाब और हिमाचल में आकर के वो भी प्लंडरिंग करना स्टार्ट करता है, लूटपाट स्टार्ट करता है। अब जैसे ही ये कंडीशन क्रिएट हुई तो आपके जो राजपूत थे उनके पास एक मौका मिलता है कि वो फिर से अपनी सत्ता को दोबारा से एस्टेब्लिश कर सके। और इसी कड़ी में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किसको, अहमद शाह अब्दाली जो था, या राजा घमंड चंद को जो कांगड़ा का राजा है उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है, और उसको जलंधर एरिया का दोआब का जो था वो गवर्नर बना देता है कि यहाँ से तू ही देखना भाई। ठीक है, तो एक क्या मतलब एक मौका मिला ना इनको, कांगड़ा के लोगों को फिर से अपनी सत्ता हथियाने का, कि फिर अपनी जो इनकी जो लेगेसी थी जो 1620 में फोर्ट इनसे ले लिया गया था उसको रीगेन करने की। तो यही सी कड़ी में अगला राजा जो हुए संसार चंद। और ये संसार चंद जो है पूरी कोशिश करेंगे कि वो कांगड़ा फोर्ट जो इनकी पूर्वजों की संपत्ति है, इनके पूर्वजों का, इनकी पूरी डायनेस्टी का जो सिंबॉलिक है, सिंबल है, और पूरी पहाड़ी रियासतों का जो सिंबल है उसको रीगेन कर सकें। इसी कड़ी में दोस्तों ये धीरे धीरे कहानी बढ़ती है। और अब जो है वो नेक्स्ट जो पिक्चर में ऐड होते हैं वो होते हैं सिख। और उससे पहले ये हल्का सा टाइमलाइन देख लो। ये जो कांगड़ा का फोर्ट है ये जीतना इतना मुश्किल था दोस्तों कि इसके लिए 1009 से लगभग 700-800 साल तक जो थे वो लोग आपस में लड़ते रहे। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश आएंगे और फाइनली फिर वो कांगड़ा फोर्ट को छोड़ करके बेसिकली हम कहेंगे तो वो धर्मशाला में अपनी कैपिटल में, तो लगभग 700-800 साल तक तो ये फोर्ट जो था वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा
चाहे वो जितने भी सेंट्रल पावर थी उनके लिए। 1009 में मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया, उसके बाद तैमूर के राजा ने दोबारा से उनसे रिक्लेम कर लिया, तोमर राजा ने, सॉरी। और 1337 के आसपास मोहम्मद तुगलक आया, 1360 में फिरोज शाह तुगलक आया, 1620 में मुग़ल्स जो थे इन्होंने सीज़ कर लिया। और मुग़ल से पहले एक्चुअल में जो आपके पास क्या था उनका नाम, यार मैं नाम भूल रहा, चलो मैं नाम याद आता तो बताता हूँ। तो उनके अधीन भी रहा था ये बीच में थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने पास 1783 में जाकर के फाइनल इपॉक शिफ्ट होता है, और इसके बाद जो है वो पहाड़ों में एंट्री होती है किनकी, सिख की। और अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि अब जो पहाड़ों में सिख की एंट्री होती है वो किस तरह से डायनामिक्स जो है हिमाचल के अब चेंज होने वाले हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हालांकि एक टाइमलाइन सी मैंने डिस्कस की है, बहुत से फैक्ट्स मैंने इसमें मिस किए हूँ अभी तक, है ना, इन डिटेल नहीं गया मैंने हल्का सा तुमको एक ओवरव्यू देना था कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री जो है वो चली हुई है। इसके फैक्चुअल डाटा जो है वो किसी और क्लास में मैं MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करूँगा, वो ताकि ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। एक टाइमलाइन दिमाग में सेट कर लेना दोस्तों कि तुगलक आए, ठीक है, किस तरह से सेंटरमेंट जो आपके पास कन्नौज की जो सत्ता थी उसका किस तरह से इम्पैक्ट रहा पहाड़ों पे, फिर मुगल्स तक का, और फिर फाइनली सिख तक का हमने डिस्कस किया। कल की क्लास में मैं जो सिख एम्पायर है उसका इम्पैक्ट को डिस्कस करूँगा इस क्लास में। अगर तुमको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।